हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप एक एक करके सॉल्यूशन को देखिएगा, ढंग से देखिएगा, और उसके साथ साथ जो मैं एडिशनल चीज़ बताऊँगा उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखने आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। जितना ज़्यादा बच्चा आप यहाँ पे लाएंगे उतना ही अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक समूह C वाले यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। ये बोल रहा है कि ये इस फंक्शनल ग्रुप को C वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो आप ध्यान दो कि C मतलब क्या दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड दिया गया। डबल बॉन्ड देखो, जब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? हम आपको सबको बताए थे। देखो, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो अल्केन, लास्ट में EN जुड़ा रहेगा, अल्केन AN अल्केन। और जब डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो अल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा काइन। तो आप ध्यान रखें कि अब आप क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड से जुटा हुआ है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। फिर से बोलेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब आप एक बात और ध्यान रख ले, तीनों का क्या सूत्र होता है, मतलब तीनों का अगर फॉर्मूला की बात करें, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला की बात करें तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2 अल्केन का होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n -2, तो इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो आपको ये दिया गया, डबल बॉन्ड वाले पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्कीन। ठीक है, तो आई होप कि आप आंसर समझ पाए होंगे कि कौन सा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि लोहा के परमाणु, यदि क्या दिया गया है कि यदि लोहा के परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU है तो 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगा। देखो, लोहा का जो आयरन का इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो आयरन का जो एटॉमिक वेट, आयरन का क्या दे दिया गया है आपको, जो दे दिया गया है 55 मिनट देख लेंगे आप, 55.58 AMU इसका दे दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट। और क्या दिया गया है आपको? दिया गया है इसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया गया है? ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास दे दिया गया है आपको 5.558 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि इसके कितने मोल होंगे, क्या कितने एटम होंगे, कितने परमाणु होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला अभी आप ध्यान में रख लोगे। नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू सबको आपको पता होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई गिवन मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास यूनिट AMU, जो इतना AMU दिया गया है। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, परमाणु संख्या बराबर
एवोगाड्रोज नंबर गुने दिया गया मास, मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है वो डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा क्या दिया गया है, 6 पॉइंट, ये तो एवोगाड्रोज नंबर लिख ही दिए। दिया गया मास कितना है, गिवन मास कितना दिया गया 5.58, और ग्राम एटॉमिक मास को यहाँ पे रख देंगे। रख के कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ एटम मान लो x है, नंबर ऑफ एटम मान लो कि x है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 5.558 डिवाइडेड बाई 585 है, 585 डिवाइडेड बाई 55.85। ये देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा 2 0, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 3 0। ठीक है, तो आप ये से ये कट जाएगा, 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नीचे 1 0 रह जाएगा, ऊपर 23 है तो 23 में से 1 0 घट जाएगा, ये कटेगा 1 0 तो कितना बच जाएगा 22। तो 6.022 गुने 10 के पावर 22 एटम इसमें रहेगा। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रोज नंबर गुने ग्राम गिवन मास मतलब इन ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी ऐसा फिर से मैं एक बार बोल दूं, नंबर ऑफ एटम परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है, मान लो परमाणुओं की संख्या को आप n बोल दें, बराबर एवोगाड्रोज नंबर मतलब 6.022 गुने 10 के पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास GMU, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या फॉर्मूला रख देंगे, कभी कभी आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये गायब कर देगा और ये भी दे देगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सारा कर लेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव का जो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया, किसके आधार पर, कह रहा है कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या हम लोग आवर्त सारणी से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग पढ़े थे। आवर्त सारणी से रिलेटेड हम लोग क्या क्या बातें पढ़े थे, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे एक ऑक्टेव रूल। क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रिपलेट रूल या तिर्यक नियम, ट्रिपलेट। उसके बाद पढ़े ऑक्टेव, उसके पढ़े हम लोग मेंडलीव को, न्यूलैंड को। ये तो ऑक्टेव किन का था, न्यूलैंड का। उसके बाद हम लोग पढ़े मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े, और मेंडलीव ही जो थे वो सबसे पहला बार पीरियोडिक टेबल बनाए। क्वेश्चन अगर आए कि सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट जो है, जो मेंडलीव मतलब सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल बनाए, तो मेंडलीव। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को आधार बना के उसको एलिमेंट को सजाया गया था, परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को उसको मानते हुए उसको एलिमेंट को सजाया गया था। ऑक्टेव रूल में क्या था, 8-8 के एलिमेंट को सजाया गया था। तिर्यक रूल में क्या था, 3 एलिमेंट को एक साथ सजाया गया था, और लास्ट के 2 एलिमेंट का जो एवरेज था वो बीच वाला आता था। अगर आप मेरा पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, अगर आप एक वीडियो पीरियोडिक टेबल का देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ बातें हम उसमें बताए हुए हैं। और मेंडलीव के बाद आए मोसले।
मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और आज तक हम लोग उसी पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करते हैं जिसमें 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। और उस पीरियोडिक टेबल में जो है, उस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के संख्या पे उसको सजाया गया था, जबकि ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधारित पर सजाया गया है और मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे सजाया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे सजाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ वाला आंसर में आप जगह जाएंगे अगर, तो मेंडलीफ का आपको पीरियोडिक टेबल परमाणु संरचना कह रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है, परमाणु संरचना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो आपको किस पे क्लिक करना है, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास पे उनका सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या कितनी होगी। 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। इस तरह का जब भी क्वेश्चन कहे कि 44 एसटीपी की बात करें, एसटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्या होता है स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है। 1 स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है मैं बता दूं, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रेशर जो होता है वो 1 बार या 746 mm ऑफ Hg होता है। और टेम्परेचर कितना है होता है -273.16 केल्विन होता है। और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 ये लीटर। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन सब चीज़ों का, प्रेशर का मान, वॉल्यूम का मान और टेम्परेचर का मान। तो अब आप समझिए इस बात को, यहाँ पे आपका यूज ये होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये दिया गया है। देखिए अगर ये दिया रहेगा, आपको दिया गया है कि इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके कितने मोल होंगे। तो आपको क्या पता है, ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको क्या रखना होगा, जो आपको दिया गया है गिवन वॉल्यूम मतलब दिया गया आयतन बटे वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग मैनेज करेंगे, उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, स्पेस बहुत कम होता है और पेन भी उतना अच्छा से नहीं चल पाता है इस पर, ठीक है। तो ये हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि दिया गया आयतन बटे में आयतन एट एसटीपी। तो दिया गया आयतन कितना है, दिया गया आयतन कितना दिया गया है आपको 44.8 और ये कितना होता है 22.4 होता है। जब ये दोनों कट के कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जो वैसा, मतलब कि जहाँ पे दो मतलब एटम के बीच बॉन्ड तो बनता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी बोले तो अगर एक दूसरे को, मतलब कि ये, मतलब कि जैसे कि ये मान लो कि हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। आप यहाँ पे देखो, ये मान लो एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। मैं ये 4 बना दिया, देखिए ये 1 2 3 4। हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है। तो अगर इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो इसको, मतलब कि अपने को हीलियम जैसा बनाने के लिए, मतलब अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी क्या चाहिए, इसको तो आपको अपने आप बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितना चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो मान लो इधर भी एक हाइड्रोजन लग गया, इधर भी एक हाइड्रोजन लग गया, इधर भी एक हाइड्रोजन लग गया। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये जो एक बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या है कि इसका देखिए अब हाइड्रोजन का 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन में भी काउंट कर रहे हैं और कार्बन का भी कितना हो गया, 1 और 2।
तो इस मतलब कि जैसे कार्बन का कितना हो गया 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को या इस दोनों इलेक्ट्रॉन को या यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का साझेदारी दोनों पे है। तो ऐसा जब भी होता है साझेदारी, ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब साझेदारी से जो होगा उसको क्या बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहने का मतलब, मान लो ये क्लोरीन है, ये मान लो क्लोरीन है और ये सोडियम है। अब इसके सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 1, इसका कितना हो जाएगा 2 8 7। अब इसको अपना कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए इसको, तो ये इसका एक ले लेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा और इसका जब ये लूज कर देगा तो ये इसका सेल खत्म हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा बाहरी सेल में 8, और इसके भी ये जब ले लेगा तो ये 7 से कितना हो जाएगा बाहरी सेल में 8 हो जाएगा। तो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा इस तरह से ट्रांसफर होकर बनता है तो उसको आयनिक बंध मतलब हिंदी में बोले तो वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत बंध बोलते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन का अपना आंसर कौन सा होगा? सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, कोवैलेंट। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में एक गैसीय हाइड्रोकार्बन में 14.28 हाइड्रोजन है तथा शेष कार्बन है। तो आप खुद ही समझो कि हाइड्रोजन कितना हो गया 14.28 और बोल रहा है शेष कार्बन है, तो 100% टोटल होता है। तो 100 में से 14.28 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जो भी जितना बच जाएगा आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा आपका? बच जाएगा 85.72। इतना कितना हो जाएगा? ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इतना कार्बन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या देख लिए कि इतना हाइड्रोजन हो गया और इतना कार्बन हो गया। जब इतना हाइड्रोजन और इतना कार्बन हो गया, एक मिनट आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहाँ पे कार्बन लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना हो गया 14.28, कार्बन कितना हो गया 85। आपका यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है उससे 85.27। अब क्या करेंगे इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, जब भी ऐसा दिया रहे परसेंटेज में दिया रहे उसका केमिकल फॉर्मूला पूछे, तो आप इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, दोनों का ये लिख देंगे। और जब दोनों का ये लिख देंगे तो अब इसका जो दिया गया है ये जो दोनों का दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे ये गिवन परसेंटेज से, इसके एटॉमिक नंबर से। तो जब इसका गिवन परसेंटेज कितना दिया गया है 12 एक मिनट मेरा पेन नहीं चल रहा है, ये दिया गया है 14.28 डिवाइडेड बाई कितना है 1, और इसको क्या करेंगे 85.72 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 14.28 और ये आ जाएगा 7.14। ठीक है, अब इन दोनों में रेशियो देख लेंगे कि दोनों में कितना का रेशियो है। इस दोनों का आप करेंगे तो 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। तो मतलब क्या हो गया हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1, तो CH2 इसका फॉर्मूला जो बनेगा CH2। तो सबसे पहले आपको जो परसेंटेज दिया गया है दोनों का परसेंटेज देख लेंगे, दोनों का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, इसका 1 हो गया, इसका 12 हो गया। जो गिवन परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा नंबर्स उसमें दोनों का रेशियो देख लेंगे, जो रेशियो होगा उसके हिसाब से बैठा देंगे। तो आप इस तरह से इसका लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित क्रम कौन सा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब आपसे ऑर्डर पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले तो इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर पूछता तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके नीचे जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटते रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिया है आयोडीन का, ये बी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूछता तो आपका ये आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूछता तो ये आंसर होता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे आंसर कौन सा होगा, बी, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा कि CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुलों को प्रवाहित होता है तो क्या हमको मिलता है। तो पूछ रहा है कि क्या मिलेगा। तो जब भी ऐसा होता है तो आपके क्लास में यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बहुत सारा पढ़ाया जाता है, उसमें आपको क्लास 10 वाले बुक में है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा होता है तो CuCl2 ये आपको मिलता है। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा दूं। इक्वेशन में कह रहा है कि अगर CuCl2 में जब बुलबुला मतलब वाटर का बुलबुला H2O को प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, Cu2Cl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन कैसे लिखा गया, तो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना इक्वेशन, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको आप बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, बहुत होशियार बच्चे यहाँ पे हैं, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, Cu2Cl2, ये वाला ऑप्शन आपका। देखिए इसमें से और कोई भी प्रोडक्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है, तो ऑक्साइड के अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। कह रहा है नाइट्रोजन। अब आप सोचो, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल रहा है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड कहने का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, इसके बोल रहा है कि वाष्प घनत्व दिया गया है, इसके एक अणु का वाष्प घनत्व कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। आप नॉर्मल से ही काउंट कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या कितना होगा। आप देखिए, आप इतना तो पहले समझ लीजिए कि इसमें अगर इस तरह का वाष्प घनत्व दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको अणु भार निकालना होता है, अणु भार का फॉर्मूला होता है 2 गुने वाष्प घनत्व, ठीक है। तो 2 तो 2 हो गया, वाष्प घनत्व कितना दिया है 15, तो कितना हो गया 30 हो गया, ये अनुभार हो गया। ठीक है, ये अनुभार 30 कैसे आया, इस अनुभार 30 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसमें 2 हो गया तो 14 हो गया इसका, और ये ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया, 14 प्लस 16 कितना हो गया 30 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या आपसे पूछा है, तो आप इलेक्ट्रॉन का संख्या मतलब क्या जानते हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा
15। ये इतना थोड़ा सा आपको घुमा घुमा के इस तरह से आंसर दिया गया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब 15 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता दिया कि अनुभार दिया रहेगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ा कि मीथेन में मौजूद बंध किस प्रकार के होते हैं। मीथेन का इसका फॉर्मूला बच्चा को पता होगा, इथेन मीथेन, मीथेन इथेन, तो CH4 को मीथेन बोलते हैं। ठीक है, सब बच्चे जानते होंगे कि CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो इसी में बोल रहा है जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो जब आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन होता है, ये ऐसे कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 और 4 हाइड्रोजन होता है। इस तरह से बॉन्ड बना रहता है। अब आप क्या जानते हैं कि कार्बन का जो ये होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसको अपने आप को इसको कंप्लीट करने के लिए 4 है और चाहिए इसको 4, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से एक मांगेगा। हाइड्रोजन के पास एक ही है तो ये तो पूरा देगा नहीं, क्योंकि इसको भी 2 होना है, तो बोलेगा कि भाई मेरे को भी 2 होना है। तो करेगा अच्छा ऐसा करते हैं, इन दोनों में एक एक का शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शेयर हो गया, तो 4 था तो 5 हो गया, फिर यहाँ पे शेयर हो गया 6 हो गया, फिर एक शेयर हो गया 7 हो गया, और फिर एक शेयर हो गया 8 हो गया, और सब हाइड्रोजन का भी 2-2 हो गया। तो दोनों का काम बन गया। मैं अभी क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी बंध, या इंग्लिश वाले बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो आयनिक बॉन्ड तो आंसर होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस का क्रांतिक तापमान, इन सब गैसों का क्रांतिक तापमान दिया गया है, इतना इतना इतना। क्रांतिक तापमान मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है, सबका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया। CO2 का 31, NH3 का 132, ऑक्सीजन का -119, हाइड्रोजन का इतना। तो बोल रहा है प्रतिशतन मतलब कूलिंग हेतु इन गैसों में कौन सा गैस सबसे अधिक उपयुक्त होगा। कह रहा सबका क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया गया है और कह रहा कि कूलिंग के लिए सबसे अच्छा गैस कौन होगा, कूलिंग के लिए सबसे अच्छा गैस कौन होगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिसका भी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता है, जिस गैस का भी क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता है वो उतना ही अच्छा कूल करता है। समझ में आ गया। तो कूलिंग के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, 139, इसका 132 इस अमोनिया का है, इसका तो माइनस में है, इसका भी माइनस में है। तो अब आप समझ लें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया का है, तो अमोनिया जो है वही कूलिंग के लिए सबसे अच्छा गैस होगा। यही वजह है कि आपके घर के रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस, या मतलब कि जो भी कूलिंग करने वाला चीज होता है उसमें अमोनिया गैस फिल किया जाता है ताकि वो अच्छा से कूल कर पाए, क्योंकि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इन सबसे ज़्यादा होता है, 132 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। ये तो बच्चा जानता होगा 42 का आंसर कि जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। वाटर का आयनिक गुणनफल का मान ये तो सबको जानता है, 10 के पावर -14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर, अगर जो नहीं जानता है इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है 10 के पावर -14। यही से हम लोग pH वैल्यू निकालते हैं। pH वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। 7 से नीचे जिसका pH मान होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। 7 से ज़्यादा वाले को बेसिक, और जिसका 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इतना सब बच्चे जानते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम और आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। दोनों का जो कह रहा है एटॉमिक वेट क्या है, 40 है।
तो क्या कहते हैं, दोनों का एटॉमिक वेट 40-40 है, कैल्शियम है और एक आर्गन है, ठीक है। इसका भी 40 है, मान लो इसका भी 40 है, दिया गया है। तो जब भी आप क्या जानते हैं, अगर एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक वेट सेम हो जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, आइसोबार। मेरे हिसाब से तो यही होगा, आइसोबार होना चाहिए। तो ठीक है, अगर दोनों का एटॉमिक वेट बराबर होता है तो दोनों क्या हो जाता है, आइसोबार। अब और एक बात समझते हैं, आइसोटोप किसको बोलते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। और एटॉमिक वेट अगर बराबर होता है, अगर परमाणु भार बराबर होता है तो आइसोबार, और परमाणु संख्या बराबर होता है तो आइसोटोप। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, इस बात को सब बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरिन होता है। टॉलरिन क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि टॉलरिन एक प्रकार का पॉलिस्टर है। ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता, ये एक प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। आप इस मेमोराइज क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। खास करके इसमें केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि यूरेनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला, यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी पर तो यूरेनियम बहुत पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम 238 जो होता है, 238, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसका भी कोई जवाब नहीं है कि क्यों पाया जाता है। यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें को समझाने लायक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को तो बहुत बार आ चुका है, आप देख लीजिए कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। कौन कौन सा जो कण है जो कह रहा है कि किसी परमाणु में समान संख्या में बराबर नंबर्स में होते हैं। तो आपको पता ही है कि कोई भी अगर एटम है तो एटम्स के यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहर जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा ही बराबर होता है, न्यूट्रॉन इन लोग के बराबर नहीं होता है। प्रोटॉन का संख्या और अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा बराबर होता है अगर वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। तब न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस नहीं हो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का वो लूज ना किया हो, ना ही कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया हो, तब उस स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा ही बराबर होता है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। देखिए, मैं ये भी बहुत बात से समझा चुका हूँ कि जो भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे मैं समझाया था यहाँ पे कि क्लोरीन है यहाँ पे, और ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखते हैं तो 287, और ये सोडियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 11 तो 281। अब मैं क्या बताया था कि ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको या तो 7 चाहिए या तो 1 लूज करना पड़ेगा। तो ये किसी कीमत पे ही इसको लूज करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये इसको दे देगा। जब इसको दिया तो ये लॉस किया और ये गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपने से लॉस करता है, आप अगर किसी को पैसा देते हो तो आप पॉजिटिव में रहते हो, आप धनवान हो, आप पॉजिटिव में रहते हो, और जो लिया वो क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें क्या हो गया, एक और बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है, जो लिया, जो गेन किया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो लूज किया वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि वो एक जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना पॉजिटिव है उतना निगेटिव। तो अगर 1 का करेगा तो क्या कर रहा है कि जो खोता है, तो जो खोएगा वो क्या करेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपका अब मोस्ट प्रोबेबल होगा, तो आप लगे रहिए अपना जोर से और वीडियो देखते रहिए। आप अपने
वहाँ पे एमिंग हाइज से भी वीडियो देख सकते हैं, जो थियोरी वाला वीडियो है आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस का वीडियो डाला गया है आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।